हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो हम इस चैप्टर में पूरी तरह से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसके सब टॉपिक्स है, सब कुछ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पूरी तरह से देखने के बाद आपके पास इस चैप्टर के विषय में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपको चैप्टर को पूरी तरह से देखना है, तो आपको इसके वजह से फाइनल एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आपने इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि एरा ऑफ वन पार्टी जो डोमिनेंस है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा दौर था, एरा का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय में एक ही पार्टी था जो डोमिनेट कर रहा था, कहीं ना कहीं वही उसी का चल रहा था, एक ही पार्टी बार बार जीत रहा था और उसका जो पावर है वो बहुत हद तक बढ़ चुका था। तो यही सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक डेमोक्रेटिक फाउंडेशन बनाने का एक चैलेंज था हमारे पास, हमारे देश में। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन अगस्त 1947। ये हम सब जानते हैं कि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिलता है। और उसके बाद आपको दिखेगा कि द कंट्री हैड एमर्ज फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल रूल एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सोशल इनइक्वालिटी, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी वेयर डीपली एंट्रेंस्ड। हालांकि एक अच्छी बात ये थी कि हमको सदियों का जो लंबे समय से जो हम लोग कॉलोनियल रूल में थे, मेनली हम लोग यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, उनके अंडर में हम लोग काफ़ी लंबे समय से थे, उनसे हमें आज़ादी मिल गया। लेकिन साथ ही साथ हमको कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि उस समय में सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा था। समाज में जो कास्टिज़म था वो बहुत ज़्यादा था, अपर कास्ट लोअर कास्ट के लोग, फिर अशिक्षा जिसको हम लोग इलिटरेसी बोलते हैं, फिर पॉवर्टी यानी गरीबी, ये सब समाज में बहुत सारी चीज़ें था। ये सब चैलेंजेस के बाद भी आपको दिखेगा कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जो एक ऐतिहासिक डिसीजन है, हिस्टोरिक डिसीजन है। ये कौन सा डिसीजन है जो इंडिया ने लिया? टू एडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया ने बोला नहीं, इंडिया ने तुरंत ही इंडिपेंडेंस के बाद ये घोषणा कर दी कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। ये पहले से ही एक्चुअली हमारा तय था कि हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हमारा जितने भी फैसला होगा सब पार्लियामेंट में किया जाएगा, जहाँ पे हम लोग अपने प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो डेमोक्रेसी होता है ना, इसमें हम लोग जो अपना लीडर चुनेंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से होगा। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एज, ये पूरा दुनिया में माना जाता है, एक 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 आपका एज जब एक पर्टिकुलर एज हो जाता है तो अब आपको वोटिंग राइट्स मिल जाता है, चाहे आप कोई भी हो। जैसे कि इंडिया में हुआ क्या था कि इंडिया में उस समय में इंडिपेंडेंस के बाद जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था उसके हिसाब से 21 ईयर्स अगर आपका एज हो गया, और चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, आप कोई भी क्लास हो, कोई भी रिलीजन या धर्म हो, आप जेंडर कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, या फिर आप शिक्षित हो अशिक्षित हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सभी को वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। ये शुरू शुरू में 21 ईयर्स ही था। तो इंडिया बाद में जिसको 18 ईयर्स कर दिया गया है। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो वोट दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो आपको पता है कि वो 18 ईयर्स जब होगा तभी आप दे पाएंगे, लेकिन शुरू शुरू में ये 21 ईयर्स रखा गया। इसका मतलब है भारत के सभी नागरिकों को करीबन 21 ईयर्स जिसका एज हो गया, चाहे वो कोई भी सोशल सेक्शन से आता हो, सबको वोटिंग राइट्स मिल गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक इंडिया जैसे कंट्री में एस्टेब्लिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। लेकिन फिर भी इतना सारा प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमने डेमोक्रेसी को चुना, जो एक इंडिया को अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रेट बना देता है। So this was a radical departure from path followed by many other newly decolonized countries in Asia and Africa। हालांकि हमने जो रास्ता चुना, ये बहुत सारे देशों ने ऐसा रास्ता नहीं चुना, चाहे वो एशिया में हो या अफ्रीका में हो। कई सारे देश थे जिनका जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं पर उनके आर्मी के पास चला गया, उनका मिलिट्री रूलर्स, या कुछ कुछ जगह में वन पार्टी स्टेट्स था, एक ही पार्टी, या ऑथोरिटेरियन रेजिम, ऐसा कोई तानाशाह बैठ गया जिसको मनमर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एशिया और अफ्रीका में कई सारे देश थे जो जिनको भी आज़ादी मिला होगा कॉलोनियल पावर से, लेकिन उन लोगों ने कुछ और तरीका चुना। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका चुना जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के देशों ने आज़ादी के तुरंत बाद नहीं चुना।
इंडियस लीडर्स जो थे वो कहीं ना कहीं पे अपने लोगों के ऊपर भरोसा करते थे और वो विश्वास करते थे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है जो हमारा डाइवर्स सोसाइटी, इंडिया में अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग इंडिया में पाए जाते हैं, तो इन सबको जोड़े रखने के लिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक सिस्टम जहाँ पे सभी लोगों की बातों को सुना जाए। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो 1951-52 में, मतलब तो आपको दिखेगा कि पहला बार इंडिया में इलेक्शन करवाया जाता था। एक्चुअली अक्टूबर 1951 में पहली बार इलेक्शन होता है, तो 52 तक ये फेज चलता रहता है। तो मतलब 1951 से 52 का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग फर्स्ट जनरल इलेक्शन बोलते हैं। जनरल इलेक्शन देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं पर हमारा प्रधानमंत्री का को इलेक्ट करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये हमारा सरकार बनाता है ये इलेक्शन, और साथ ही साथ ये 5 साल के बाद ये इलेक्शन होता है नॉर्मल सिचुएशन में। तो इंडिया का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुआ वो अक्टूबर 1951 से लेकर मार्च 1952 के बीच में हुआ। These elections were the largest democratic exercise in human history at that time. उस समय की अगर आप दुनिया के इतिहास को देखोगे ना, तो इतना बड़ा लेवल पे इलेक्शन दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ था। ये दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक तरह का प्रैक्टिस था जहाँ पे इतने सारे लोग आके वोट डालेंगे एक साथ, और वो भी एक नया नया देश बना है, आज़ाद हुआ है। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या था फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था, इसमें हमें देखने को मिलता है कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जो वोट डालने के लिए सक्षम थे। करीबन 17 करोड़ वोटर्स वोट डालने वाले थे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, इतना तो बहुत सारे देशों का पॉपुलेशन भी नहीं होता। और 17 करोड़ जो एलिजिबल वोटर्स थे, साथ ही साथ ज़्यादातर उनमें से इलिटरेट थे, या मतलब ये लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे, अनपढ़ थे। और वो लोग जो बैलेट सिस्टम होता है ना, जिस पेपर में वोट डाला जाता है, जो सिंबल देखकर हम लोग साइड में वोट करते हैं, ये बैलोटिंग जो सिस्टम होता है, उसके बाद बॉक्स में डालना होता है। इस तरह का जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, इसमें बहुत ज़्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहली बार इलेक्शन वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऊपर से ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इलेक्शन है और ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, तो वोट डालना भी कैसे है ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और इतने सारे लोगों को हैंडल करना, 70 करोड़, ए वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री विथ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस समय में हमारा हमारा देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आप रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या पोलिंग बूथ हो जहाँ पे वोट करवाया जाएगा, इन सब चीज़ों की कमी थी, भयंकर कमी थी हमारे पास। फिर बहुत सारे लॉजिस्टिक्स की वही ज़रूरत थी। करीबन स्टील बॉक्स जो होता है ना, जिसमें आप वोट का जो पेपर होता है जिसको डालोगे, ये भी कम से कम हमको 22 लाख स्टील बैलेट बॉक्सेस चाहिए था। इसके लिए लॉजिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस थी। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ये सब कैसे मैनेज करोगे, कैसे प्लान करोगे, कहाँ पे करना है। तो ये सब लॉजिस्टिक्स जो थी, जो 22 लाख स्टील बैलेट बॉक्सेस कहाँ से आएगा, कहाँ पे प्लेस करेंगे, किस तरह से उसको बनाएंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये। फिर भी इलेक्शंस वेयर कंडक्टेड इन फेजेस टू एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। हालांकि इलेक्शन को अलग अलग फेज में कराया गया। आप फेजेस समझते हो ना, जैसे कि पहला दिन कुछ जगह में कराया जाएगा, फिर दूसरे दिन में कहीं, और फिर तीसरे में कुछ, इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं फेजेस। तो इलेक्शन को पूरा देश में एक दिन में नहीं कराया गया, अलग अलग डेट में किया जाता है। ये आज के समय में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा देश में एक साथ में इलेक्शन करवाना संभव नहीं है। मतलब ये बहुत लंबा गैप नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए अलग अलग फेसेस में किया गया था कि हम लोग प्रॉपर मैनेज कर सकें। अब जो पहला जनरल इलेक्शन है उसका आउटकम क्या आया, आउटकम का मतलब होता है उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी था उसको करीबन 364 सीट्स उसने जीत लिया। 489 लोकसभा सीट्स थे उस समय में, जिन सीटों पर लड़ा गया, इलेक्शन हुआ। और उनमें से आप देख सकते हो कि 489 में 364, मतलब यानी बहुत बड़ा एक संख्या से इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बहुत ही पावरफुल पार्टी थी उस समय में, तो वो जीत जाता है। द पार्टी ऑल्सो फॉर्म गवर्नमेंट्स इन मोस्ट स्टेट्स। ज़्यादातर राज्यों में हुई यही पार्टी था जो अपना गवर्नमेंट बना लेती है। फिर हमको सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारा फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी थे, जो अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने से, हालांकि वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वो सिलेक्शन में था। लेकिन इलेक्शन के हिसाब से अगर आप देखते हो, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं।
This election confirmed public trust in democratic institutions and solidified Congress's status as the dominant political force. ये इलेक्शन की वजह से एक काम तो हुआ कि लोगों का जो भरोसा था, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक संस्थाएं जैसे पार्लियामेंट, जुडिशियरी हो गया, कोर्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों पे लोगों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं स्टेटस था एज द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, वो भी छवि और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो ये जो डोमिनेंस था, आपको दिखेगा कि ये कांग्रेस का ये जो डोमिनेंस था, ये जो इलेक्शन में जीत था, वो कहीं ना कहीं पर अगले दो और इलेक्शंस में भी ऐसा ही दिखेगा। 1957 में, मतलब 5 इयर्स के बाद जो इलेक्शन होता है, और फिर 1962 का जो इलेक्शन होता है, दोनों में कांग्रेस बाजी मारता है, क्योंकि ये ट्रेंड चलता रहता है। करीबन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो है उसमें कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से जीत हासिल कर लेता है। तो पहला जनरल इलेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकंड जनरल इलेक्शन है 1957 में जो हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कांग्रेस उस इलेक्शन में क्या हुआ कि सेकंड जनरल इलेक्शन जो था उसमें 494 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा गया। उसमें से कांग्रेस ने अकेला ही 371 सीट जीत लिया। तो ये अपने में बहुत बड़ा बात था। हालांकि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक उस समय में पार्टी जो एक पार्टी और भी था जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सीपीआई भी बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन के हिसाब से उभरा। कहीं करीबन उसको हालांकि 27 सीट्स मिला गया। हालांकि नंबर के हिसाब से आप देखोगे तो कांग्रेस के आसपास भी वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये ऑपोजिशन पार्ट, सबसे बड़े ऑपोजिशन तो वही था, क्योंकि उसी वही इकलौता ऐसा पार्टी था जो कांग्रेस के अलावा जिसको ज़्यादा सीट्स मिला, 27 सीट्स करीबन मिला। सो नोटेबली सीपीआई फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट इन केरला। सेकंड जो जनरल इलेक्शन होता है, हालांकि लोकसभा में तो देश के लिए तो गवर्नमेंट वो बना नहीं पाया, लेकिन केरला में कहीं ना कहीं पर उसने जो राज्य होता है, केरला राज्य है, वहाँ पे उसने गवर्नमेंट ज़रूर बना लिया सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, मेकिंग द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। और ये अपने आप में इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जिसको होता है ना, वोटिंग के माध्यम से जो सरकार पावर में आता है, वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। हालांकि दुनिया में आपको अलग अलग जगह में दिखेगा कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन ये दुनिया में पहला एक केस था जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इलेक्शन के माध्यम से कोई एक जगह में चुनकर आता है। तो ये पहला राज्य था केरला जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया। ये दुनिया में अपने आप में अनोखा एक बात था, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इलेक्शन के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई। अब बात करते हैं हम लोग 1962 के बारे में, जो थर्ड जनरल इलेक्शन था। अब बात करते हैं कि पहला दो इलेक्शन में तो कांग्रेस ने भारी जीत हासिल किया। जैसे पहले में हमने देखा 364, फिर हमने देखा 371 सीट्स। अब 1962 यानी जो थर्ड जनरल इलेक्शन था उसमें कांग्रेस को करीबन 361 सीट्स मिला। इस बार भी वो बहुत अच्छे से जीत गया, कोई टक्कर का नहीं था उसके साथ। By this time, some opposition parties were beginning to organize and gain support at the state level, though not nationally. हालांकि तब तक आप देख रहे होगे कि 1962 के बाद अब हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज जो कांग्रेस के विरोध में थे, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं पर आपस में मिलना जुलना स्टार्ट किया स्टेट लेवल में। अभी तक वो नेशनल लेवल पे एक साथ में नहीं आए, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में, राज्य में आप देखोगे कि कुछ कुछ पार्टीज आपस में मिलना शुरू हो गया और मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। तो वाई डिड कांग्रेस डोमिनेट? अब सवाल बनता है कि ये जो तीनों इलेक्शंस की बात हमने की कि कांग्रेस को बम्पर विक्ट्री मिला, तो क्यों मिला? ये क्या कारण था कि कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था, ये हर तरीके से सक्सेसफुल था? अब देखो, ये डेस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी विथ मल्टीपल पार्टीज, हालांकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जहाँ पे बहुत सारे पार्टीज पाए जाती है, लेकिन कांग्रेस कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीत रहा था। इसका मेन कारण क्या था? कोई फोर्स नहीं था, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करके मार पीट कर वोट ले रहा था, ऐसा नहीं था। बट ये बहुत सारा रीज़न था। कुछ रीज़न था हिस्टोरिकल, कुछ ऐतिहासिक कारण था, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल और कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे। सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस इतना पॉपुलर पार्टी क्यों था और ये क्यों इतना जीत रहा था। एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो आज़ादी की लड़ाई था उसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस वाज मोर देन ए पार्टी। उस समय में जिस समय में हमारा ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, तो कांग्रेस का जो लेवल था वो एक पार्टी से भी बहुत ज़्यादा था। इट वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। कहीं ना कहीं पे ये इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट का एक चेहरा जैसा बन गया था।
मोस्ट इंडियंस एसोसिएटेड विद द पार्टी विथ नेशनल प्राइड, सेल्फ रूल एंड सेक्रेटरी। बहुत सारे देशों के बहुत सारे इंडियंस थे हमारे देश में जिनको ये फील होता था कि कांग्रेस पार्टी यानी ये देश का गर्व है। हम ये सेल्फ रूल, अपना आज़ादी, अपना देश को खुद चलाने का डिमांड वो करता है। इस पार्टी के बहुत सारे लोगों ने अपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, तो लोगों को इस पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। ऊपर से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, हैड बिल्ड द पार्टीज रेपुटेशन ओवर डेकेड्स। इन सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी का जो मान सम्मान है, रेपुटेशन है, वो समय समय पर वो लोग ने बढ़ाया ही है। तो पीपल बिलीव दैट द पार्टी विच ब्रॉट देम फ्रीडम वुड ऑल्सो बिल्ड द नेशन। उन लोगों को लगता था कि ये वही पार्टी है जिसने कहीं ना कहीं पे हमको इंडिपेंडेंस दिलाया, आज़ादी दिलाया, और तो फिर यही कंट्री है जो हमें आगे चलकर हमारा देश को बनाने में भी मदद कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा भरोसा था। इसीलिए हमने बोला कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के लोगों को कांग्रेस पार्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा है। तो फिर हम देखेंगे कि ब्रॉड सोशल बेस एंड कोलिशन अपील। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बात क्या था कि वो सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कहीं ना कहीं पे अपनी तरफ खींचता था। समाज के हर वर्ग के लोग जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं पे पसंद करते हैं, चाहे वो लैंड ओनर्स हो, ज़मीन के मालिक हो, या फिर किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई लेबरर या वर्कर्स हो, कोई कहीं पे काम करते हो, कोई अर्बन मिडिल क्लास का है जो शहरों में रहता है, या फिर रूरल पुअर गांव में रहने वाला कोई गरीब आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, या पारसी। आपको पता है ना, पारसी एक बहुत ही छोटा माइक्रो कम्युनिटी होता है, बहुत ही कम संख्या के लोग बचे हैं। तो ये सारे के सारे जो रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं, ये सब अपने आप को कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते थे। दिस सोशल कोलिशन एनेबल कांग्रेस टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज द पार्टी ऑफ द एंटायर नेशन। तो ये जो सामाजिक जो कोलिशन है, जो सबको लेकर चलने का जो उसका नीति था, इसके चलते बहुत सारे लोगों को लगता था कि मतलब ये एक ऐसा पार्टी है जो देश के लिए है, वो नॉट वन क्लास और रीजन, कोई एक क्लास के लिए या व्यक्ति विशेष या उसके जाति के लिए नहीं है, या कोई प्रदेश के हिसाब से नहीं है। ये मोस्टली सभी तरह के लोगों को अपने तरफ खींचता था। कांग्रेस फंक्शन मोर लाइक ए मूवमेंट देन जस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी। एक तरह का मूवमेंट, एक जैसे मान लो कोई आंदोलन चला रहा था, कोई एक पार्टी नहीं था। एडजस्टिंग इस मैसेज टू सूट लोकल एंड रीजनल इंटरेस्ट, और वो चाहता था कि लोकल और रीजनल जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो इश्यूज़ हैं उसको वो कवर करें, लोगों का तकलीफ़ों को वो समझे, उसका दूर करने की कोशिश करे। तो कांग्रेस के कुछ बेसिक स्टेप्स थे, जैसे कि वो समाज में सभी लोगों को लेकर चलना चाहता था, तो इसके चलते भी उसका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा था, तो लोग उससे अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे। फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल रीच है और पेनिट्रेशन कि वो कितना दूर तक फैला हुआ था, वो भी आप समझ लो। कांग्रेस हैड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वर्कर्स। उसके वर्कर्स की संख्या की कमी नहीं थी। देश वर्कर्स हो या जो उनके लीडर्स होता है, वो हर लेवल पे आपको दिख जाएगा, चाहे वो विलेज में हो या देश के राजधानी में भी हो, आपको कैपिटल सिटी, हर जगह पे आपको यहाँ दिखेगा कि कांग्रेस के लोग फैले हुए हैं। इट वॉज वेल इंटीग्रेटेड विथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियंस। बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे, जो कारोबारी लोगों का ग्रुप होता है, या पीजेंट मूवमेंट्स होता है, वीमेन एसोसिएशन होता है, स्टूडेंट फेडरेशन होता है। इन सब जगह पे आपको कहीं ना कहीं पे कांग्रेस का रोल दिख जाएगा। यहाँ पे के जो लोग थे वो कांग्रेस की विचारधाराओं से कहीं ना कहीं पर अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे। तो कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल डेप्थ था, वो उसने पार्टी को अलाउ किया कि वो लोगों को कहीं ना कहीं पे अपनी तरफ मोबिलाइज करें। इवन इन रिमोट एरियाज, जो लोग यहाँ तक बहुत ही ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बहुत ही ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मली पहुँचना भी मुश्किल है, तो ऐसे जगह के लोगों को भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने साथ में उसने खींच लिया। फिर और एक पॉइंट, इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी। कांग्रेस हैड नो फिक्स्ड आइडियोलॉजी। ऐसा कोई फिक्स्ड कोई विचारधारा नहीं था कि हम यही करेंगे या वही करेंगे। वो क्या करता था, ये डिबेट को एक्सेप्ट करता था। मान लो कोई अलग अलग तरीके का बातें बोल रहा है तो सबकी बातों को सुनता था। और डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर भी लोगों का अलग अलग मत था, सोच था, तो सबको कहीं ना कहीं पर जगह देता था। तो बाद में वो लोगों का डिसीजन मिलाकर जो आउटकम निकलता था उसी के हिसाब से फैसला होता था, लेकिन सभी का वो सुनता था। जैसे कि मान लो कांग्रेस के अंदर आपको दिखेगा कंजर्वेटिव्स लोग थे। कुछ कंजर्वेटिव्स का मतलब वो जो पुराने ख्यालों के लोग हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते। कुछ रेडिकल्स लोग थे। फिर राइट लीनिंग लिबरल्स थे।
फिर लेफ़्ट लीनिंग सोशल लिबरल्स जो आज़ाद ख्यालों के लोग हैं, या फिर लेफ़्ट जो सोशलिस्ट लोग हैं जो समाज में इक्वालिटी की बात करते हैं, या फिर जो सेकुलरिस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान मिले। तो हर तरीके के लोग, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, रेडिकल हो, लिबरल्स हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलरिस्ट हो, तो कांग्रेस सभी को मोटा मोटी एक्सेप्ट करता था, आप देख सकते हो। दिस आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प कांग्रेस रिमेन एडेप्टेबल एंड इंक्लूसिव, फंक्शनिंग एज ए फोरम फॉर कॉन्सेंसस बिल्डिंग। तो इसकी वजह से लोगों में कॉन्सेंसस आ गया, सब लोगों में एक ही मत था, भाई कांग्रेस हम सबका सुनता है, तो हमारा जो मेल होगा वो कांग्रेस के साथ ही होगा। कहीं ना कहीं पे सभी लोगों का जो अलग अलग आइडियोलॉजी होता था वो कांग्रेस के साथ मिक्स करता था, क्योंकि कांग्रेस का कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं था, वो सभी आइडियोलॉजी को अपनाता था। और फिर हम देखेंगे कि लीडरशिप की भी बात करते हैं। कोई भी लीडर अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज के समय में हम जैसे देख सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। तो उस समय में जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप था, द नेहरू फैक्टर, जवाहरलाल नेहरू भी उस समय में बहुत ज़्यादा फेमस थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज सेंट्रल टू कांग्रेस पॉपुलरिटी। कांग्रेस का जो पॉपुलरिटी था उसके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे देश दुनिया में। ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल स्टेट्समैन एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड, उनको पूरा दुनिया में सम्मान मिलता था। और वो डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका मानना था देश सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात वो करते थे कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम आगे बढ़ें, प्लानिंग की बात करते हैं। उन्हीं के समय में आपको दिखेगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पे ए सिंबल ऑफ होप एंड मॉडर्निटी फॉर इंडियाज यूथ। और इंडियन जो यूथ था उनको भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें था, उनको लगता था कि वो मॉडर्न विचारधारा रखते हैं। और नेहरूज मास अपील एंड इंटरनेशनल स्टेचर, उनका जो अपील था ना कहीं उनका जो एक्सेप्टेंस था सभी लोगों में था कि नेहरू को सभी तरह के लोग मानते थे, और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी फेमस थे। तो इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं पे ए सेंस ऑफ मॉरल अथॉरिटी एंड ग्लोबल रेस्पेक्ट मिलता था। कांग्रेस पार्टी का नाम ही इसकी वजह से, नेहरू की वजह से बहुत हद तक आगे बढ़ गया। फिर उस समय में और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस जो डोमिनेट कर रहा था, जिसका कारण क्या है, वीकनेस ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन पार्टीज उस समय में तो थी लेकिन वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थी। जैसे कि मेनी ऑपोजिशन पार्टीज वे आर न्यूली फॉर्म्ड, नया नया बना था वो लोग। फिर लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स, ऑपोजिशन पार्टी कुछ कुछ जगह में ही ज़्यादातर सिमटे हुए थे, ऐसा नहीं कि पूरा नेशनल लेवल पे वो लड़ रहे थे। फिर उनका कोई अपना नेशनल विजन नहीं था या रीच नहीं था कि अलग अलग दूर दूर तक वो पहुंच सकें, या फ्यूचर में क्या करना है, तो उसको लेकर क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनमें भी कहीं ना कहीं पे कमी था। तो एडिशनली हम देखते हैं कि इंटरनल स्प्लिट्स एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रेजेंट ए यूनाइटेड फॉर्म। हालांकि ऑपोजिशन के अंदर अपने आप में ऑपोजिशन पार्टीज जो अलग अलग थी उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मतभेद थे। वो लोग आपस में कोई ना यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बनता नहीं था उनका। तो कांग्रेस वॉज ऑफन सीन एज द ओनली पार्टी कैपेबल ऑफ गवर्निंग इंडिया इफेक्टिवली। तो लोगों को भी लगता था उस समय में बस कांग्रेस ही ऐसा ही पार्टी है जो लोगों को कहीं ना कहीं पे ठीक तरीके से चला सकता है। तो अब सवाल बनता है कि कांग्रेस जो वाज कांग्रेस डोमिनेंस अनडेमोक्रेटिक। हालांकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस 3 बड़े बड़े जनरल इलेक्शन में बाजी मार लिया, कांग्रेस ने बहुत बहुत ही बड़ा जीत हासिल किया। तो इसका मतलब क्या, कांग्रेस अनडेमोक्रेटिक है, मतलब वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी में रूलर अपोजिशन दोनों पावर में आना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं पर एक ही पार्टी का माने दबदबा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो कांग्रेस में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा था। तो क्या हम मान लें कि उस समय में कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो अनडेमोक्रेटिक था या फिर डिक्टेटर टाइप था? तो इससे पहले आप समझ लो कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कांग्रेस डोमिनेंस वाज नॉट द सेम एज वन पार्टी रूल। देखो कांग्रेस को आप दूसरे देशों के साथ कंपेयर मत करो, जैसे कि उस समय में यूएसएसआर या सोवियत यूनियन या फिर चाइना में जो था, जब वहाँ जहाँ पर एक ही पार्टी रूल करता था। हमारे देश में होता क्या था कि हमारे देश में जो उन सब देशों में यूएसएसआर या चाइना में भी एक ही पार्टी चल रहा था, और वो लोग तो एक ही पार्टी थे। लेकिन हमारे देश में एक पार्टी नहीं था, कई सारे पार्टीज थे। और साथ ही साथ क्या था कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो लोगों के द्वारा हो रहा था, ऐसा नहीं कि पार्टी अपने से डोमिनेट कर रहा था, लोग उनको चुन के ला रहे थे। और साथ ही साथ जो इलेक्शंस होते थे ना वो फ्री एंड फेयर होता था, ऐसा नहीं कि कोई इलेक्शन में धांधली हो रहा है, 2 नंबरी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। द इलेक्शन कमीशन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इलेक्शन कमीशन जो था, जो ये एक ऐसा कमीशन होता है जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, तो ये अपना काम ठीक तरीके से कर रहा था।
ऑपोजिशन पार्टीज भी सीटें तो जीत रही थी और साथ ही साथ कभी कभी सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, सरकार का समालोचना भी कर रही थी जब ज़रूरत पड़ता था। ऑपोजिशन पार्टीज छोटे छोटे जगह पे मैंने जैसे बताया केरल राज्य में उसने एक बार गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लिया था। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ही पार्टी पूरी तरह से चल रहा था, हालांकि कांग्रेस का डोमिनेंस ज़रूर था कांग्रेस के अंदर भी, लेकिन कुछ आपको इंटरनल डिसेंट देखने को मिलेगा, अंदर में भी कुछ मतभेद था उन लोगों में, विच वॉज ऑफन एक्सप्रेस थ्रू ओपन डिबेट। और वो लोग आपस में बैठ कर डिबेट कर लेते थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के ही जो लोग थे उनका अलग अलग विचारधारा की वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ बनता नहीं था, तो वो डिबेट के माध्यम से उसको समाधान करते थे, जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक समझ में आता है। The Congress, thus Congress dominance coexisted with democratic competition. कांग्रेस डोमिनेट तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ आपको दिखेगा कि डेमोक्रेसी में जो कंपटीशन होना चाहिए था वो बिल्कुल था। एंड इट्स हेजिमनी वॉज बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी। वो जो कंट्रोल कर रहा था ना वो लेजिटिमेट था, ऐसा नहीं कि फोर्स लगा के नहीं कर रहा था, मारपीट के नहीं कर रहा था। फिर हम देखेंगे द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज। दो स्मॉल एंड वीक इन कंपैरिजन अपोजिशन पार्टीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक रोल। हालांकि हमको दिखेगा कि अपोजिशन पार्टीज हालांकि वो कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने भी हमारा डेमोक्रेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब धीरे धीरे हम लोग कुछ पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि जिनका राइज हो रहा था कहीं ना कहीं पर। तो एक अपोजिशन पार्टी था उस समय में जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं पे कांग्रेस से टूट के अलग से एक पार्टी बन गया था। शुरू शुरू में वो लोग कांग्रेस के साथ ही थे, लेकिन बाद में एकदम इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद आपको दिखेगा कि वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। फाउंडेड आफ्टर ब्रेकिंग फ्रॉम कांग्रेस इन 1948। इसका मतलब ये जो पार्टी था वो कांग्रेस के से टूटकर बना था, वो 1948 में बना। इसमें जो बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे आचार्य नरेंद्र देव, फिर जयप्रकाश नारायण, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, फिर राम मोहन लोहिया, ये सब सोशलिस्ट पार्टी के कहीं ना कहीं पे लीडर्स रहे हैं, फाउंडर्स रहे हैं। तो इन लोग क्या क्या चीज़ों को एडवोकेट करते हैं या सपोर्ट करते थे। आप देखोगे कि वो लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानते थे। एक तरह से वो उनका मानना था कि जो समाज में जो रिसोर्सेस है उसको सभी लोगों में इक्वली बांटा जाए। उसके बाद एबोलिशन ऑफ कास्ट, जो जातिवाद जो सिस्टम है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इन सब चीज़ों का सिस्टम ख़त्म हो जाए हमारे देश में। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, जो ज़मींदार के पास बहुत सारे लैंड पड़ा हुआ है तो सभी लोगों में वो इक्वली बट जाए। दे क्रिटिसाइज नेहरू फॉर बीइंग टू स्लो इन इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक जस्टिस। हालांकि वो नेहरू के कुछ विचारधारा से वो सहमत भी नहीं थे। वो लोग मानते थे कि नेहरू बहुत स्लो हैं। वो लोग जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए या लोगों को इकोनॉमिक न्याय मिलने के लिए, जो गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए वो देने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, वो उसको इम्प्लीमेंट करना नेहरू काफ़ी स्लो तरीके से करते हैं। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं पर वो नेहरू को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं आगे चलकर। फिर आप और एक पार्टी के बारे में हम बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक बार आपको बताया, जिसको हम लोग सीपीआई भी बोलते हैं। ये पार्टी काफ़ी पुराना पार्टी है, हालांकि 1925 में इस पार्टी का गठन हुआ। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और जो प्रोलेटारिएट रेवोल्यूशन है उसके बारे में बात करता है। मेनली बात क्या है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो कार्ल मार्क्स जो जर्मन फिलोसोफर थे और व्लादिमीर लेनिन जो यूएसएसआर के थे, इनके आदर्शों पर चलने वाला ये पार्टी है। जो लोग वर्कर्स के वर्किंग क्लास के प्रोलेटारिएट का मतलब क्या होता है, जो लेबर क्लास या वर्किंग क्लास के लोग होते हैं उनके हक के बारे में बात करता है ये ज़्यादातर। ये पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वेस्ट बंगाल, केरला एंड आंध्र प्रदेश में। इन 1957 हम देखते हैं कि सीपीआई ने कहीं ना कहीं पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी केरला में फॉर्म कर दिया। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी और उस समय में वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं ईएमएस नाम बोदिरीपाद। तो वो केरला के चीफ मिनिस्टर बनते हैं जो कहीं ना कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी से थे। फिर हम बात करेंगे कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसका नाम है भारतीय जनसंघ, जो आगे चलकर आपको दिखेगा कि ये बीजेपी पार्टी बन जाती है, लेकिन शुरू शुरू में ये भारतीय जनसंघ था, जो जिसका आप देखोगे इसको इसको बनाया गया 1951 में एक बहुत बड़े लीडर द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये मेनली जो हिंदू नेशनलिज्म का आइडिया है, जो भारत का जो मेन परिचय है वो कहीं ना कहीं पे हिंदू नेशनलिज्म से होना चाहिए, इस तरह का विचारधारा वो रखता था ये पार्टी। और ये पार्टी आरएसएस से भी कनेक्टेड रहा है।
तो ये पार्टी कहीं ना कहीं पे कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करता था कि हमारा देश जो भारतीय कल्चर है उसको प्रमोट करने की बात करता था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि भारत में सभी लोगों लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे कुछ रूल्स होंगे जो समान होंगे, जो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। फिर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने की पूरा फेवर में था ये, चाहे वो पीओके की बात हो। आज के समय में भी ये पार्टी का पूरा पोजीशन क्लियर रहता है कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर का टुकड़ा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, वो कहीं ना कहीं पे हमको ये लेना ही है, ये हमारा ही पार्ट है। तो इस पार्टी ये पूरा विश्वास करता है इसमें। फिर लेटर आप देखोगे कि यही पार्टी था जो भारतीय जनसंघ था, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाया था। वो आगे चलकर आपको दिखेगा कि 1980 में वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। और अभी भारत में ये पार्टी काफ़ी लंबे समय से ये भी पावर में है, काफ़ी पॉपुलर पार्टी बन चुका है, ये काफ़ी पावरफुल पार्टी है। फिर हम देखेंगे कि और एक पार्टी के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जो है वो बना था 1959 में बाय सी गोपालाचारी एंड अदर कांग्रेस डिसिडेंट्स। बहुत सारे और भी कांग्रेस से जो निकले हुए लोग थे वो लोग, और मेनली थे सी राजा गोपालाचारी, जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी को बनाया 1959 में। ये पार्टी विश्वास करता था फ्री मार्केट इकोनॉमी में। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि जो जो आप प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा जो मार्केट को चलाया जाएगा उसमें वो लोगों को ज़्यादा जितना वो प्रॉफिट कमा सकते हैं वो कमा पाए। सरकार का जहाँ यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, उन लोगों का ये मानना था। कहीं ना कहीं पे एक तरह का कैपिटलिस्ट विचारधारा था। और अपोजिशन टू सोशलिज्म एंड स्टेट कंट्रोल, वो सोशलिज्म जो होता है ना, एक जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है इक्वली सोसाइटी में, तो इन सब विचारधाराओं के खिलाफ था ये पार्टी। और ये पार्टी स्टेट कंट्रोल के भी खिलाफ था कि गवर्नमेंट को सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इस तरह का उसका मानना था। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वो चाहता था कि लोगों को अपना फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा मिले और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ रीजनल पार्टीज़ के बारे में, जो लोकल लेवल में बहुत सारे पार्टीज उभर के आती हैं। एमर्ज टू वॉइस रीजनल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये सब जो रीजनल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह के हिसाब से होता है। जैसे आसाम के लिए एक पार्टी होगी, आसाम से निकला है, कोई केरला से निकला है, कोई तमिलनाडु से निकला है। तो रीजनल पार्टीज़ जो है ना, वो मेनली जो उस प्रदेश में का जो लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, हाँ, उस कल्चरल या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है इसको लेकर बात करता है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जैसे कि असम में असम गण परिषद बना था, तो वो, या तमिलनाडु में आप देखोगे डीएमके बना था। तो डीएमके जो होता है ये सब ज़्यादातर तमिल कल्चर्स, तमिल हकों की बात ज़्यादा उठाता है, तमिल लैंग्वेज की बात उठाता है। तो रीजनल पार्टीज़ का अपना कुछ रीजनल डिमांड्स होते थे। तो इसका एग्जांपल हो गया डीएमके इन तमिलनाडु। तो डीएमके जैसे कि उस समय में फर्स्ट फर्स्ट रीजनल पार्टी इंडिया में जो था वो डीएमके ही था। तो डीएमके पार्टी क्या करता था कि हिंदी भाषा को जो भारत के अलग अलग जगह पे इम्पोज किया जा रहा है, सीखने पे मजबूर किया जा रहा है, तो वो उसका कहीं ना कहीं पे वो खिलाफ था, इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। वो नहीं चाहता कि तमिलनाडु में हिंदी का कहीं ना कहीं पे इम्पोज किया जाए। फिर ये पार्टी वही था जिसने तमिल लैंग्वेज और कल्चर को काफ़ी हद तक प्रमोट किया। दीज पार्टीज लेड द फाउंडेशन ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसी ने कहीं ना कहीं पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ता दिखाया। कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, हम देखेंगे कि कांग्रेस डिड नॉट स्टैंड फॉर वन सिंगल आइडियोलॉजी। ये मैंने पहले भी बताया, कांग्रेस का कोई अपना कोई फिक्स्ड आदर्श नहीं था। इट वॉज ए ब्रॉड अम्ब्रेला अंडर विच, ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला जैसा, छाता जैसा था, जिसके अंदर आपको लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, लेफ्टिस्ट को, सब लोगों को एक साथ दिख जाएंगे कि एक साथ रह रहे हैं। तो डिफरेंसेस वे रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज़। हमें पता था कि सबका अलग अलग विचारधारा होता था। जब भी प्रॉब्लम्स आ जाता था तो डिबेट डिस्कशन किया जाता था, उससे वो लोग कहीं ना कहीं सोल्यूशन पे पहुंचते थे। द पार्टी रिफ्लेक्टेड द प्लूरलिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो प्लूरलिज्म है, मतलब सभी लोगों का मत जो होता है वो कहीं ना कहीं पर प्लूरल कल्चर, जो सिंगुलर नहीं है, एक का नहीं है, सभी लोगों का जो बेस है, जो कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं दिखाता था। ओवर टाइम इंटरनल राइवलरीज एंड फैक्शनलिज्म ग्रू। हालांकि समय समय में आप देखोगे अंदर की जो लड़ाई है वो बढ़ती रही, और कांग्रेस कंटिन्यू टू बी सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हालांकि कांग्रेस अभी भी पॉलिटिक्स में मेन था, लेकिन जो इंटरनल राइवलरी है, कहीं ना कहीं लड़ाई है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर हमने दिखेगा कि धीरे धीरे कांग्रेस का भी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं पे कांग्रेस कमज़ोर पड़ना शुरू होता है, वो उसका पतन स्टार्ट होता है। मेन कारण क्या है कि कांग्रेस का डिक्लाइन का, आपको दिखेगा कि नेहरू जी का डेथ हो जाता है 1964 में।
तो उसके वजह से क्या होता है कि कांग्रेस का जो यूनिटी, जो नेहरू ने कहीं ना कहीं पे, नेहरू जी ने कांग्रेस का यूनिटी बनाए रखा था, वो कहीं ना कहीं पे कमज़ोर पड़ जाता है। द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट्स बिगेन टू चैलेंज इट सुप्रीमेसी। ठीक है, तो जो रीजनल पार्टीज था और बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स चल रहे थे, इन सब ने कहीं ना कहीं पर जोर पकड़ लिया। और साथ ही साथ हमको दिखता है कि कांग्रेस के अंदर काफ़ी सारे करप्शंस, बहुत सारे इनएफिशिएंट लीडर्स भी आ गए थे जो चला नहीं पा रहे थे, कॉम्प्लासेंसी नहीं था। फिर ये सब कमज़ोर कर दिया पार्टी का जो मॉरल हाई ग्राउंड था ना, लंबे समय से जो पार्टी का रेपुटेशन था, धीरे धीरे वो सब थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा था। फिर बाय द लेट 1960s, 1960s में अगर आप आओगे या शुरुआती 1970s में आओगे, जैसे 71, 72, 73, इस तरह के समय में आप देखोगे, इंडिया बिगेन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू ए मल्टी पार्टी कम्पिटिटिव सिस्टम। तो धीरे धीरे आप दिखेगा कि 1960 से लास्ट से लेकर 1970s के शुरू में इंडिया वन पार्टी से मल्टी पार्टी की तरफ बढ़ रहा था कहीं ना कहीं पर। मतलब एक पार्टी जो लंबे समय से चला रहा था, अभी इंडिया कहीं ना कहीं पे अलग अलग पार्टियों का भी रोल उसमें आपको देखना शुरू हो जाएगा कि अलग अलग पार्टी भी पावर में आ रहा है, लीडिंग टू कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द 1980s एंड बियॉन्ड। बाद में आपको दिखेगा कि 1980s में तो गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाता है, ऑपोजिशन ने कोलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दिया। और कोलिशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑपोजिशन मिलकर कहीं ना कहीं पर वो सरकारें बना लेती है। उस समय में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जैसे कि नॉन कांग्रेसिज्म, इस तरह का चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी से अलग अलग थे, ऑपोजिशन में थे। तो फिर हमने देखा कि फाइनली ये चीज़ इसमें हम लोग कंक्लूड करते हैं, ये जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाज ए फॉर्मेटिव पीरियड इन इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। ये एक शुरुआती दौर था इंडियन हिस्ट्री को, डेमोक्रेसी को बना रहा था कहीं ना कहीं पे। इसमें हम देखते हैं कि मेसिव पब्लिक सपोर्ट था कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो फ्रीडम मूवमेंट से उनका लेगेसी रहा है, उनका लिंक रहा है, तो जिसके चलते पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट डोमिनेटेड बाय वन पार्टी रिमेन डेमोक्रेटिक एंड ओपन। हालांकि वो वन पार्टी तो था जो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ओपन था, सबको इंक्लूड करता था और साथ ही साथ बहुत बहुत डेमोक्रेटिक था। ऑपोजिशन वॉइसेस को भी जो उस समय में थे, हालांकि वो कमज़ोर थे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं पर पब्लिक डिबेट में उनका भी हिस्सा रहता था। Over time, the system evolved towards greater pluralism, setting the foundation of the vibrant democracy इंडिया इज़ टुडे। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि समय के साथ साथ किस तरह से हम लोग प्लूरलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे एक पार्टी से हटकर हम लोग कहीं ना कहीं पे अलग अलग ग्रुप में बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें था कि हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को आप ज़रूरत पड़े तो एक दो बार और देख सकते हैं, तो आपको जो जो पॉइंट्स आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और आप इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो अब तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और थैंक यू।